Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और ये जो क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं और इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही जो कि इंपॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को कवर किया हूँ। और ये देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपके कौन कौन से क्वेश्चन जो कि इस बार के एग्जाम में आ सकते हैं, और इसलिए पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इसको मैं एक शॉर्ट अपने से भाषा में आपको समझाऊंगा ताकि आपको पूरी वीडियो में देखने पे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। और इससे पहले मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल में आकर देख लीजिए। और चलते हैं, आप वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी ने वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उससे भी फायदा हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका, संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के लिए 6 अंग बनाए गए हैं। इसके संगठन के लिए कितने अंग बनाए गए? 6 अंग बनाए गए, जो कि इस प्रकार है। पहला हो जाएगा, पहला पॉइंट आपका सामान्य सभा। सामान्य सभा ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन का एक अंग है। दूसरा अंग हो जाएगा सुरक्षा परिषद। तीसरा अंग हो जाएगा आर्थिक व सामाजिक परिषद। चौथा पॉइंट हो जाएगा न्याय परिषद। और 5वां पॉइंट हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और उसके बाद 6ठा पॉइंट हो जाएगा आपका सचिवालय। ये जो 6 पॉइंट है इसके 6 अंग हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के लिए जो बनाए गए थे ये 6 अंग बनाए गए थे। उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है कि मैकमोहन रेखा क्या है? तो ये हो जाएगा, मैकमोहन रेखा एक ऐसी रेखा है जो भारत और चीन की सीमा को निर्धारित करती है। ये रेखा भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसी को निर्धारित करता है, जिसकी कुल लंबाई की बात करें तो हो जाएगा 1914 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई 1914 है। लेकिन इस रेखा को चीन वाले लोग नहीं मानते, किंतु चीन इस सीमा रेखा की मान्यता नहीं देता है। वह इसे सिर्फ साम्राज्यवादी रेखा मानते हैं। इसको वो सिर्फ साम्राज्यवादी रेखा मानते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये हो जाएगा मैकमोहन रेखा के बारे में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है कि क्षेत्रीय दलों से आप क्या समझते हैं? किसको कहते हैं क्षेत्रीय दल? यहाँ पे उसका आंसर है आपका कि क्षेत्रीय दल उस दल को कहते हैं जो किसी खास क्षेत्र अथवा प्रांत राज्य स्तर का होता है। उस दल को कहते हैं जो किसी खास क्षेत्र में होता है या फिर प्रांत या फिर किसी राज्य स्तर का होता है। उस क्षेत्र पर प्रांत के विकास के लिए काम करता है। वो उसी क्षेत्र के प्रांत के अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उसी क्षेत्र में काम करता है। जैसे राष्ट्रीय जनता दल हो गया, उसके बाद जनता दल हो गया, समाज पार्टी हो गया, तेलंगाना पार्टी, ये सब जो आदि है ये सब क्षेत्रीय दल कहलाते हैं। तो ये हो गया क्षेत्रीय दल का डिफिनेशन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 है, सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? किसको कहते हैं सामूहिक सुरक्षा? तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी आक्रमणकारी देश के विरुद्ध शांति प्रिय देश मिलकर, जब कोई आक्रमण हो रहा है किसी देश के बीच, तो उसके बाद शांति प्रिय देश मिलकर उसके प्रयास को रोककर शांति स्थापित करते हैं तथा सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत एक हो जाते हैं। उससे शांति मिलाते हैं, शांत करते हैं और उसको एक सुरक्षा के अंतर्गत एक हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सामूहिक सुरक्षा कहते हैं। तो ये सामूहिक सुरक्षा का डिफिनेशन हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 है, राजनीतिक दल बदल क्या है? राजनीतिक दल बदल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, जब कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल होते हैं। जब कोई भी सांसद हो या फिर विधायक अपनी पार्टी को छोड़ करके कोई अन्य दल में शामिल हो जाते हैं या अपना अलग पार्टी बना लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इससे बने सरकार को हम क्या कहते हैं? राजनीतिक दल बदल के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया राजनीतिक दल बदल का डिफिनेशन। जैसे आप देख पा रहे हैं, मार्शल योजना क्या थी? बताना कि मार्शल योजना क्या थी, इसके बारे में कुछ। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, जिसमें क्या हुआ कि अमेरिका के जॉन मार्शल जो थे उसके नेतृत्व में यूरोप देशों को आर्थिक ऋण देने की योजना बनाई। अमेरिका वाले जॉन मार्शल के नेतृत्व में यूरोप देशों को आर्थिक ऋण देने की योजना बनाई गई, जिसे जॉन मार्शल योजना या फिर मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा मार्शल योजना के बारे में अगर आया क्वेश्चन तो आपको इस तरह लिखना है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि आर्थिक न्याय क्या है? इसके बारे में लिखना है थोड़ा। आर्थिक न्याय किसको कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा कि आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का एक रूप है। ये जो है समाज के द्वारा जो न्याय की जाती है उसी तरह का एक रूप है जो समाज द्वारा प्रदान की जाती है। ये न्याय समाज द्वारा प्रदान की जाती है, या फिर आप इसका कह सकते हैं इसको कि अर्थात समाज में रहने वाले लोगों में
आर्थिक दृष्टिकोण से समानता ही आर्थिक न्याय कहलाता है। समाज में जो भी लोग हैं एक दूसरे के दृष्टिकोण से एक दूसरे के लायक से समान रहना ही क्या कहलाते हैं, आर्थिक न्याय कहलाते हैं। इस न्याय के अनुसार संपत्ति का समान और नियोजित वितरण समाज और राज्य के सभी व्यक्ति के बीच होता है। तो ये हो जाएगा आपका आर्थिक न्याय का डिफिनेशन। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन नंबर का जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसे देख पा रहे हैं कि ताशकंद समझौता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क्या हो जाएगा ताशकंद समझौता, उसके बारे में छोटा सा आपको टिप्पणी लिखना है। तो इसका देखते हैं आंसर किस तरह हो जाएगा आपका। तो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के 1965 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1965 के युद्ध हुआ था 1965 में, उसके बाद क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच एक संधि हुई थी आपस में, और जिससे हम क्या कहते हैं ताशकंद समझौता कहा जाता है। अब देखते हैं समझौता क्या था ये। तो ये समझौता सोवियत संघ के प्रभाव से हुआ था। इस समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री श्रीलाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खान के हस्ताक्षर हुए थे। ये समझौता के तहत भारत का प्रधानमंत्री जो थे उस समय श्रीलाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खान के हस्ताक्षर हुए थे। ये जो समझौता हुआ था लगभग 1966 के फर्स्ट में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो 1965 के अंत में और 66 के शुरू में। तो आपको 1966 यहाँ पे देना है। अगर 66 ऑप्शन है तो 65 दे सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 9 है कि पंचवर्षीय योजना क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो हो जाएगा आपका 1952 में भारत में देश की आर्थिक के लिए एक योजना बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1952 में। किसके लिए? देश की एक आर्थिक स्थिति मतलब खराब हो गई थी काफ़ी पहले अंग्रेजों के कारण। तो वहाँ पे एक 1952 में जो हुआ था आज़ाद हुआ देश, तो उसके लिए एक आर्थिक योजना बनाई गई जिसे हम क्या कहते हैं पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं पंचवर्षीय योजना कहते हैं। अब देखते हैं कि इस योजना में क्या किया गया था। तो इस योजना के तहत कभी कृषि के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना में कभी जो हुआ था कृषि के विकास के लिए प्राथमिकता दी गई, तो फिर किसी उद्योग के विकास को, लेकिन यानी देश को किसी तरह भी बढ़ाना है तो कभी कृषि के विकास को तो कभी किसी उद्योग के विकास को। अब यहाँ पे दिया कि भारत में 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत पंचवर्षीय योजना से क्या हुआ कि भारत के सामाजिक आर्थिक विकास को बहुत ही बल मिला। तो ये फायदा था पंचवर्षीय योजना बनाने का। अगर आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछे तो इस तरह आपको लिख देना है। और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 है और क्वेश्चन है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र क्या है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रजातंत्र किसको कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग न लेकर अपने प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लेती है। मतलब जनता जो स्वयं भाग नहीं लेता है उसके द्वारा जो चुना जाता है प्रतिनिधि उनके द्वारा भाग लेती है। या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं अर्थात संपूर्ण जनता या उसकी एक बड़ी संख्या शासन के शक्ति का उपयोग अपने उन प्रतिनिधियों द्वारा करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। पूरे जनता जो होता है या फिर उसकी एक बड़ी संख्या शासन के शक्ति का उपयोग अपने उन प्रतिनिधियों को द्वारा करती है, मतलब उन प्रतिनिधियों कहते हैं जिसको वो समय समय पर चुनती है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो चलते हैं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं इसी तरह के तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने आप लाइक करेंगे तो उतने जल्दी आपको नए वीडियो मिलते रहेगा। चलते मिलते हैं अगली वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।